तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। तो नारी शक्ति संशोधन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड में सियासत जारी है। संसद में बिल गिरने के बाद अब उत्तराखंड सरकार 28 तारीख को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो उधर इस पूरे मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा भी मुखर नजर आ रहा है और इस मामले को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की और बैठक में रणनीति बनाई गई कि विधानसभा में निंदा प्रस्ताव के बाद महिला मोर्चा देहरादून की सड़कों पर उतरकर मशाल जुलूस निकालेगी। यानी कि संदेश साफ है कि कांग्रेस और सहयोगी विपक्षी दलों को घेरने के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। सामान्य महिलाएं भी और आम जनमानस जो आधी आबादी है, उनका भी ये संकल्प है कि ऐसे विपक्ष को जो जिसको बड़े विश्वास के साथ में आधी आबादी ने लोकसभा या विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, आने वाले वक्त में जो है, चाहे वो 27 हो या आने वाले समय जब लोकसभा चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे विपक्ष को जो है न राज्य की विधानसभा में पहुंचाया जाएगा, न ही लोकसभा में पहुंचाएगा। ये संकल्प हमको दिखता है। तो इसलिए एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, अपितु ये पूरे देश की आधी आबादी का जो है आक्रोशित भाव है कि ये विपक्ष महिलाओं के आरक्षण का विरोधी है। देहरादून में प्रस्तावित महिला आक्रोश रैली को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पत्रकार वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस रैली में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी और ये जन आक्रोश मशाल यात्रा शाम 6 बजे गांधी पार्क से शुरू होकर गांधी घर तक जाएगी। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंत्री ने कहा कि ये रैली महिलाओं के विभिन्न मुद्दों पर उनके आक्रोश को व्यक्त करने का एक बड़ा माध्यम बनेगी। कल जो जनाक्रोश मशाल यात्रा है, उसका शेड्यूल जो है वो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का जो है वो पूरा कार्यक्रम रहेगा और ये गांधी पार्क से लेकर जो है घंटाघर तक का पूरी यात्रा रहेगी और इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं उसमें प्रतिभाग करेंगी और निश्चित रूप से महिलाएं अपने आक्रोश को व्यक्त करेंगी मशाल यात्रा के माध्यम से। उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जाधारी राज्य मंत्री सुनील सैनी ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हरिद्वार के प्रसिद्ध सुरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने सहपरिवार मंदिर पहुंचकर प्रदेश की खुशहाली और उन्नति की कामना की। मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील सैनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान उन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान और हितों के लिए समर्पित भाव से कार्य किया है। साथ ही उन्होंने संकल्प को दोहराया कि वे भविष्य में भी इसी तत्परता के साथ समाज के पिछड़े वर्गों की सेवा में जुटे रहेंगे। माता के चरणों में नमन करके जो हमारा 1 वर्ष सफलतम कार्यकाल गया, उसके लिए माँ को नमन किया, धन्यवाद किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद। पिछड़े वर्ग के समाज के लिए जो भी कार्य करने की जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई, उसको जितने भी बखूबी हम कर सकते थे पूरा किया और आगे भी बखूबी करेंगे। सभी जिलों की बैठ के अधिकारियों के साथ बैठक सामंजस्य बनाकर अधिकारियों और हमारे भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाकर जो भी समाज के लिए कार्य किए जाने थे वो किए और आगे भी करेंगे। आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रही बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करने के साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजते हुए विद्युत कटौती को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि भीषण गर्मी में की जा रही बिजली की अघोषित कटौती और असीमित कटौती से जनता का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गैस की समस्या, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की समस्या से जनता पहले ही परेशान है। देखिए, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा कल ही रामनगर में 40 डिग्री था और देश के कई हिस्सों में तो कहाँ का देख रहा था मैं 47.4 डिग्री तक पारा गया है। दुनिया के 100 जो भीषण गर्मी वाले शहर में उसमें 92 जो हैं भारत के हैं
और ऐसे मौसम में विद्युत विभाग अघोषित और असीमित विद्युत कटौती कर रहा है। कल ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में 1 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है विद्युत कटौती की गई है। कैसे लोग अपनी दिनचर्या को चलाएंगे? आज गैस भी नहीं मिल रही है, खाना भी बहुत से लोग जो हैं बिजली के चूल्हों पे बना रहे हैं। इतनी गर्मी में लकड़ी ओपले भी नहीं जलाए जा सकते हैं। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की खामियों को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा कई सवाल उठाए जाने पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार किया। हनी पाठक ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे अपने आप में मिसाल है, इससे वन्यजीवों की प्राइवेसी बनी हुई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में प्रदेश को ये बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने बताया कि हादसों से बचने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि स्पीड लिमिट में चलें और हाईवे पर कम भीड़ ही रखें। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि 2.5 घंटे के सफर में हर जगह बैरिकेडिंग, सेफ्टी लाइट्स और सेफ्टी नंबर लिखे हैं और एक्सप्रेसवे सभी सुविधाओं से लैस है और अगर कोई घटना होती है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो वहीं उन्होंने दावा किया कि एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से सुरक्षित और यात्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए। देहरादून टू दिल्ली का ये जो एक्सप्रेसवे बना है, ये अपने आप में एक मिसाल बनकर सामने आया और इससे वन्य जीवों पर भी जो उनकी अपनी प्राइवेसी है वो पूरी तरह से बनी हुई है। उन पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ना उनको किसी भी शोर से परेशानी हो रही है। लेकिन जहां तक बात है कि एक्सीडेंट होने की, तो इससे तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी कि अगर हमें इतनी बड़ी सौगात दी गई है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो अपनी स्पीड को बरकरार रखे, कम करके ही हमें भी किसी भी हाईवे पे हमें कम स्पीड में ही चलना चाहिए। वैसे भी वहां पर स्पीड लिमिट लिखी गई है, उसके बावजूद अगर किसी भी तरीके की इस प्रकार की घटना आती है तो उस पर लगातार कार्यवाही होगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि भवनों का सर्वे अब कुमाऊं मंडल में शुरू हो चुका है। इस सर्वे के तहत इम्यूनोलेटर्स घर घर जाकर लोगों से जरूरी जानकारी एकत्र करेंगे और सवाल भी पूछेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान वे आपके मकान पर कोई नंबर लिख सकते हैं या कोई निशान भी लगा सकते हैं। प्रशासन की ओर से ये साफ किया गया है कि पूरी तरीके से सरकारी प्रक्रिया है, इसका विरोध ना करें और सर्वे टीम का सहयोग करें। कमिश्नर दीपक रावत ने यह भी कहा कि सुरक्षा के लिहाज से सभी लोग सर्वे टीम के सदस्यों का सरकारी ID कार्ड जरूर चेक करें ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। अगर किसी व्यक्ति को इस सर्वे, सेंसेक्स रेटिंग और इससे जुड़े किसी भी विषय में जानकारी चाहिए तो वह जानकारी ले सकता है। आप जानते हैं कि जो सेंसस के जो हाउस होल्ड ऑपरेशंस हैं, इसमें कि भवनों का सर्वे होना है, ये अब शुरू हो चुका है। तो इसमें जो एन्यूमरेटर्स हैं ये आपके घरों पे आएंगे, उनके पास बाकायदा सरकारी आई कार्ड होगा, उसको आप देख के वेरीफाई कर लें कि वो सही लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और आपसे वो कुछ सूचनाएं मांगेंगे। उन सूचनाओं को आप उनसे शेयर करिए और इसके बाद वो आपसे आपके जो भवन पे कुछ जगह कुछ मार्किंग्स भी कर सकते हैं, कोई नंबर्स भी डाल सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसी स्थिति ना हो कि आप उसका विरोध करें। ये उनकी गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं और इसमें आपको भी पूरा सहयोग करना चाहिए। और एक और चीज है, इस सेंसस रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ये है 1855 और फिलहाल ये 9 AM to 6 PM ये टोल फ्री नंबर काम करेगा। तो इसका भी आप पूरा लाभ लें और इस जितनी बड़ी एक्सरसाइज चल रही है सेंसस की, इसमें अपना योगदान दें। देहरादून जनपद के विकासनगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कोतवाली विकासनगर पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में एक महिला और एक युवक को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 26 अप्रैल की रात चेकिंग के दौरान आम का बाग मोर्चरी के पास डॉक्टरगंज क्षेत्र से रीना नाम की महिला को 10.16 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में कुंजा ग्रांट जाने वाले रास्ते से बिलाल नाम के युवक को 6.80 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, न्यायालय में उन्हें पेश किया गया। तो वहीं पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और स्मैक बेचकर पैसे कमाने के साथ साथ खुद भी इसका सेवन किया करते थे। जोशीमठ के सलूड़ गांव में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व प्रसिद्ध रम्माण मेले का भव्य आयोजन किया गया और इस अवसर पर क्षेत्रपाल भूमियाल देवता के मंदिर को करीब 15 कुंतल रंग बिरंगे फूलों से बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। तो मेले में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने विभिन्न देवी देवताओं के मुखौटों नृत्य के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वैशाख के महीने में आयोजित होने वाले इस पारंपरिक मेले को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह देखा गया। स्थानीय युवाओं द्वारा मेले में आए भक्तों के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध यह मेला अपनी अनूठी परंपराओं और भक्ति के रंग के साथ संपन्न हुआ।
गर्मी बढ़ने के साथ ही चंपावत के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। वन अग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए वन विभाग अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। डीएफओ आशुतोष सिंह ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए जिले में जगह जगह क्रूज सेंटर खोले गए हैं और सभी रेंज अधिकारियों को 24 घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। शासन ने फायर लाइन के लिए स्वीकृति यहां से उन्हें मिल चुकी है, जिसके तहत करीब 6000 पेड़ों का निस्तारण किया जाएगा। डीएफओ ने चेतावनी दी है कि जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं वन सरपंच मोहन चंद्र पांडे ने भी लोगों से अपील की है कि जंगलों को सुरक्षित रखें, क्योंकि आग से पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। जूते हो गए, टॉर्च हो गए और डांगरी होती है, फायर एक्ट होता है, पाटल होता है, वो हम लोग को उच्च स्तर से भी इस बार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक वर्ल्ड बैंक पोषित योजना है, उसके माध्यम से भी उसमें उन्होंने काफ़ी उपकरण हमें जो है देहरादून से उपलब्ध कराए हैं, तो भी हम लोग उनको दे रहे हैं। सर एक लाइन हम लोग जो है फायर लाइन का देखिए ऐसा है कि फायर लाइन के उसमें जो पेड़ हैं उनके निस्तारण की स्वीकृति मिल चुकी है, तो उसमें हम लोगों ने 27 जो है अग्नि रेखाओं का हमने लॉट बना के वन निगम को दिया था पेड़ों को, और उसमें 3 में उन्होंने कार्ड भी पूर्ण कर लिया है। वनाग्नि जो है एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लगातार इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, लेकिन वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। ये बढ़ती वनाग्नि की घटनाएं बहुत ही चिंता का विषय है। इससे हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है और दिन प्रतिदिन जो है हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, पेयजल की कमी है, खेती किसानी में इसका असर पड़ने लगा है। तो वनाग्नि जो है सारे जो मनुष्य मात्र के लिए, वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से जो है घातक है। लक्सर क्षेत्र के आम के बागानों से इस बार अच्छी खबर सामने आ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष आम की फसल कहीं बेहतर दिखाई दे रही है। पेड़ों पर लदे आमों को देखकर बागवान काफी उत्साहित हैं और उन्हें इस सीजन में अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। बागवानों का ये कहना है कि इस बार पेड़ों पर बौर भी भरपूर आया है और फल भी अच्छी संख्या में लगे हैं। पिछले वर्ष मौसम की मार से बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार हालात उम्मीद से बेहतर हैं। बाग मालिकों के मुताबिक यदि आने वाले दिनों में तेज आंधी और ओलावृष्टि नहीं हुई तो आम की फसल बम्पर साबित होगी, जिससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। मैं फसल जो है ना पूरी बफा देने वाली है। आपका कोई वो दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपका जो है पूरी फसल आएगी, पिछली बार से बढ़िया आई है। आंधी तूफान का तो कोई वो नहीं है जी, क्या करा बस ठीक है जी। आंधी तूफान आ गया तो कोई बात नहीं है, और नहीं आना तो पार निकलेगी अम्मी, नफे की उम्मीद है जरूर। रामनगर में गौमाता को राजमाता का दर्जा देने का और गौक्सी पर रोक लगाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सिद्धेश्वर मंदिर से तहसील मुख्यालय तक निकाली गई इस रैली में साधु संतों और हिंदूवादी संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। हालांकि इस कार्यक्रम से भाजपा के बड़े जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने भाजपा नेताओं की दूरी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीतिक स्वार्थ बताया और आगामी चुनाव में जवाब देने की चेतावनी है। तो वहीं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए भविष्य में इस पर्व की तरह मनाने की बात कही। जब गौ माता के सम्मान की बात आती है तो ये पार्टियां गायब ही दिखती हैं। सरकार को जिन मुद्दों को लेकर के चुना था हमने, सत्ता में सरकार जब आई उनका राम मंदिर और गौ हत्या पर विराम लगे, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, इन बातों को, इन बिंदुओं को लेकर के सरकार को चुना गया था। लेकिन आज सरकार है कहां? आज सरकार मौन नजर आ रही है। आज क्या ये गाय केवल क्या संगठनों की मां है? क्या भाजपाइयों की मां नहीं है क्या गाय? हमने आपको इस दिन के लिए चुना था क्या? हमने आपको चुना था कि गाय माता की हत्या पर विराम गौ माता की हत्या पर विराम लगे, गाय माता के लिए कानून बने, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, इसलिए चुना था आपको। आज हिंदुओं की गाय जो सर्व हिंदुओं की मां है वो रोडों में कट रही है, गौ तस्कर कसाई तस्करी कर रहा है, आप उनसे फंड वसूल कर रहे हैं। ये चिंता वाली बात है। देखिए, ये तो जिसपे प्रभु की कृपा होगी ऐसे कार्यक्रम में खुद ही आएगा। तो ये कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। 5400 तहसीलों में आज ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। उसी कड़ी में रामनगर विधानसभा में तहसील के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति महोदय,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। गौ रक्षा सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ माता की सेवा, गौ माता की सुरक्षा, गौ माता का सम्मान और गौ माता को संवैधानिक दर्जा मिले, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इस कड़ी में संकीर्तन करते हुए आप देख रहे हैं कि कीर्तन करते हुए लोगों में जोश है और उत्साह है। और कीर्तन करते हुए हम सिद्धेश्वर मंदिर से रामनगर तहसील पहुंचे और तहसीलदार महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन भेजा है कि गौ हत्या पूर्णतः बंद हो और इनको राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। मंगलौर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 10 लाख रुपए कीमत के 32.80 ग्राम अवैध स्मैक को बरामद किया है। कोतवाली प्रभारी भगवान मेहर के नेतृत्व में नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित की गई थी। टीमों ने गांव कस्बों की कच्ची सड़कों और हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध परिस्थितियों पर लगातार नजर रखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सैयद अहमद मंगलौर को 26.28 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकड़ा गया। बरामद स्मैक की जो कीमत है 8 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं पिरान कलियर थाना क्षेत्र के निवासी मुनीर और सलमान को संयुक्त रूप से 6.52 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद स्मैक की कीमत 2 लाख रुपए आकी गई है और तीनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। कोतवाली प्रभारी भगवान मेहर का यह कहना है कि ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। उत्तराखंड में आज सीजन का सबसे गर्म दिन है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक सबसे ज्यादा गर्मी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पड़ रही है। राज्य के 8 शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। देहरादून में 39.2% और वहीं 2 डिग्री सेल्सियस, और वहीं हरिद्वार में 43 डिग्री सेल्सियस, काशीपुर में 43 डिग्री, रुड़की में भी 43 डिग्री और खटीमा में 42 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं बात की जाए रुद्रपुर में, बाजपुर में भी यही पारा देखने को मिल रहा है। रामनगर में 42 डिग्री सेल्सियस, हल्द्वानी में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और राज्य का सबसे गर्म दिन कल रुड़की में रहा, जहां तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।